हेलो, दिस इज़ डॉक्टर फ्रेंडली एंड वेलकम टू माय चैनल नो योर बॉडी नो योर डिजीज़ में। तो हम सबको कभी ना कभी लोहे की तो ज़रूर लगी होगी और हमको ये भी याद होगा कि हमारे मम्मी पापा ने उस समय हमें टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाया होगा। तो आज की वीडियो इसी टिटनेस इंजेक्शन के बारे में है कि ये टिटनेस के इंजेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और अगर हम इन टिटनेस के इंजेक्शन को स्किप करेंगे तो हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टिटनेस इंजेक्शन वर्क किसके अगेंस्ट करते हैं। ये काम करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी के अगेंस्ट। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी आता है क्लॉस्ट्रीडिया ग्रुप के अंदर और इस क्लॉस्ट्रीडिया के और भी स्पीशीज़ होते हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैस गैंग्रीन के लिए। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए जिसको हम बोलते हैं बॉटुलिज्म। इसके बाद आता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये कराता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। हम इन सब के बारे में अलग से बात करेंगे। अभी जो मेन वीडियो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी के बारे में। तो ये टेटेनी के जो स्पोर्स हैं वो हमारे चारों तरफ फैले रहते हैं, जैसे कि सॉइल में स्पेशली, हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएंगे अगर अनक्लीन सर्जिकल आइटम्स हैं, और इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल में भी हमको ये आराम से मिल जाएंगे। ये कराता क्या है, कुछ नहीं, जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी देर के लिए होगा, मतलब मसल स्पाज्म हो जाएगा, और साथ में आपको ऑटोनॉमिक नर्वस डिस्टर्बेंस, मतलब बॉडी में जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही हैं उनमें कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि ये बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद बॉडी में ऐसा क्या करता है कि हमें मसल स्पाज्म जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो ये प्रोड्यूस करता है एक ऐसा केमिकल जो कि न्यूरोटॉक्सिन है और इस केमिकल का नाम है टेटेनोस्पाज्मिन। अब होता क्या है कि जो हमारी मसल है नॉर्मली उसको रिलैक्स्ड स्टेट में रहने के लिए गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये टेटेनोस्पाज्मिन गाबा प्रोड्यूसिंग सेल्स में जाता है और गाबा का रिलीज कम करा देता है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है और हमें हो जाता है मसल स्पाज्म, जिसके कारण हमें पैरालिसिस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। तो अगर हमें इस क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी से बचना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और सबसे कॉमनली ये किसी इंजरी के दौरान आपके अंदर जाते हैं, जब आप कहीं गिर जाते हैं, खरोच लग जाती है और सॉइल में प्रेजेंट स्पोर्स आपके ब्लड के कांटेक्ट में लग जाएं, जंग लगे लोहे के कारण भी स्पोर्स आपके अंदर जा सकते हैं, और रोड एक्सीडेंट में मोस्ट कॉमनली आपको टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। दूसरा कॉमन कॉज है क्या, जब अनक्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तब ये स्पोर्स आपके अंदर जाते हैं, और इसके बहुत सारे केसेस नियोनेट्स मतलब नवजात बच्चों में भी पाए गए हैं। तो ऐसी डिलीवरीज जो कि हॉस्पिटल में नहीं हुई हैं, घरों में हुई हैं, ऐसी डिलीवरीज में जब बच्चों को अम्बिलिकल कॉर्ड से हटाना पड़ता है तब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जैसे चाकू, वो काफ़ी अनक्लीन होते हैं और उसमें हो सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी के स्पोर्स। तो होगा क्या, जो बच्चा होगा उसको 8 दिन बाद सिम्टम्स आने लगेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी के, और हम इसे बोलते हैं 8th डे डिजीज़। नाउ लेट्स सी, अगर आपने इंजेक्शंस नहीं लिए हैं तो आपको कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने पड़ेंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं पहले, जो कि 6 से 10 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब स्पोर के अंदर जाने और सिम्टम्स के दिखाई देने के बीच के समय को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सबसे पहले सिम्टम्स हमारे फेस में आएंगे। मैसेटर मसल जो कि हमारी जॉ से कनेक्टेड रहती है और हमारे बोलने और खाने के काम में आती है, इस मसल का टोन बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें बोलने में, खाने में ज़्यादा ताकत लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जॉ लॉक हो जाएगा। और इसकी शुरुआत होगी मसल के पेन से, मसल के स्टिफनेस मतलब मसल कड़क हो जाएगी, बैक पेन, आपको खाना निगलने में डिफ़िकल्टी होगी। और नियोनेट्स की अगर बात करें, नवजात शिशु की, तो वैसे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग में और रोने में, दोनों में ही तकलीफ़ दिखाई देगी। अब जैसे जैसे डिज़ीज़ आगे प्रोग्रेस होगी, अलग अलग जगहों में भी मसल स्पाज्म हमें देखने को मिलेगा, जैसे लिम्स, हाथ और पैर दोनों में हमें मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हाथ और पैर दोनों में ही पैरालिसिस हो चुका होगा। और ये पैरालिसिस इसलिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी में सस्टेन्ड स्पाज्म प्रेजेंट रहेगा। दूसरी जो दिक्कत हमने देखी थी वो थी ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस। अब ये ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस सीवियर टेटेनस के टाइम आएंगे, जो कि यूजुअली 2nd वीक से स्टार्ट होंगे। इसमें होगा क्या, ब्लड प्रेशर इंसान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है, तो हर जगह पैरालिसिस है तो यहाँ पे भी इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाएगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो ट्रैकिया है, गले में जो सिक्रीट होती है म्यूकस, उसका भी सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में हमको देखने को मिलेगा रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर देखने को हमें मिलेगा।
अब अपन देखते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है रीसस सार्डोनिकस। रीसस एक बंदर का नाम है और इसमें हमारा चेहरा भी बंदर के जैसे ही हो जाएगा जैसे इस इमेज में बताया हुआ है। अब ऐसा होगा इसलिए क्योंकि जो हमारी फेशियल मसल हैं यहाँ पे भी लास्ट में हमको स्पाज्म देखने को मिलेगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो है ओपिस्टोटोनस पोजीशन। इसमें एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर प्रेजेंट होगा और ये होगा स्पाइनल कॉर्ड में जो मसल हैं इनमें भी हमें स्पाज्म देखने को मिलेगा, तो हमें ये आदमी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लास्ट में रेस्पिरेशन मसल में स्पाज्म होने के कारण रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं हो पाएगी और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इंसान की मौत हो जाएगी। तो नॉर्मली अब टेटेनस के इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं एंड ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वरना पहले तो 1988 में 7,87,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे सिर्फ बच्चों में, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू होने के बाद 2015 में 34,000 केसेस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किए गए और 2020 में अब 1,803 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं। तो हमें बचना कैसे टेटेनस से? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हॉस्पिटल से एक इम्यूनाइजेशन कार्ड इशू होता है जिसमें लिस्ट होगी पूरे वैक्सीन्स की जो कि उसे लगनी है। तो हमें ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सारी वैक्सीन्स अपने बच्चों को लगवानी है। और अगर आप इन केस ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं थे, आपको नहीं लगी ये वैक्सीन्स, तो आप अलग से जाके टेटेनस का इम्यूनाइजेशन ले सकते हैं, टीडी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि चोट लगने के बाद हमें टेटनस के इंजेक्शंस कब और कैसे लेने हैं। तो जब भी हमें कोई चोट लगती है तो वो चोट दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो टेटनस प्रोन मतलब टेटनस फ्यूचर में वो कॉज कर सकती है, या तो नॉन टेटनस प्रोन मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि ये आगे हमें टेटनस कर सकती है। तो पॉपुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला केस है जिसमें कंप्लीट वैक्सीनेशन का कोर्स लिए हुए अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो इस केस में दोनों को कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन कराए हुए 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम समय हुआ होगा। इस केसेस में दोनों को टीडी वैक्सीन का एक डोज ज़रूर लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉपुलेशन में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस केस में दोनों ही लोगों को टीडी वैक्सीन का एक डोज लेना पड़ेगा। लेकिन जब बात करेंगे टेटेनस प्रोन वाउंड की, उसमें एक HTIG ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन्स एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और 4th कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कोई वैक्सीन लगी भी है या नहीं, या फिर उन्होंने इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन किया है। ऐसे लोगों को, नॉन टेटनस प्रोन वाउंड वालों को टीडी वैक्सीन का कंप्लीट डोज लेना पड़ेगा, और टेटनस प्रोन वाउंड को कंप्लीट डोज तो लेना ही पड़ेगा और साथ में HTIG ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन्स लेना पड़ेगा। तो टेटनस के बारे में इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि टेटनस वैक्सीन नहीं लगवा रहा है तो इसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।